प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज्योग्राफी की दूसरी क्लास में अगेन हार्दिक अभिनंदन। देखिए, कल हम लोगों ने मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में डिस्कस किया था, इसलिए हम लोग वहीं से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अपने इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने कल जो पढ़ा था वो मानव भूगोल की विचारधाराएं के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बोला था कि प्रारंभ में मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन से जब निकलते हैं तो नंबर 1 पर आती है आपकी निश्चयवाद। दूसरी जो विचारधारा थी वो थी संभववाद। तीसरी जो विचारधारा है उसका नाम है नवनिश्चयवाद। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पूरी तरह से एक एक विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग निश्चयवाद के बारे में। तो कल मैंने थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जानकारी दी थी कि जैसे निश्चयवाद का उपनाम कौन कौन से हैं, उसकी उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी, उसका जनक या पिता कौन है, उसके बाद में कि निश्चयवाद किसे कहा जाता है। इसके अलावा निश्चयवाद के समर्थक भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अब दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्थिति आती है निश्चयवाद के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले स्थिति देखिए दोबारा से निश्चयवाद पे उपनाम कि निश्चयवाद को अन्य किन कौन से नामों से जाना जाता है। तो पहली स्थिति में आता है नंबर 1, इसको बोला जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। उसके बाद इसी को दूसरा नाम दिया जाता है नियतिवाद। ये 2 इसके उपनाम हो गए। तो फिर पहली कंडीशन बनती है कि निश्चयवाद को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। दूसरी स्थिति में आते हैं उत्पत्ति कि निश्चयवाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी। तो हम लोगों ने कल बताया था कि निश्चयवाद की उत्पत्ति हुई थी जर्मनी में। कौन से देश में हुई थी? जर्मनी में। तो जनरल से वैसे बताना कि जर्मनी कौन से महाद्वीप के अंदर आता है। तो याद रखना है कि जो जर्मनी है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फिर स्थिति करते हैं, इसलिए इस विचारधारा को नाम दिया जाता है जर्मन विचारधारा। उसके बाद स्थिति बनते हैं तीसरे कंडीशन पर जब चलते हैं कि जो निश्चयवाद है इसका संस्थापक या पिता, कल बोला था मैंने आप लोगों को, या जनक, तीनों कंडीशनों से पूछता है कि निश्चयवाद का संस्थापक कौन है या निश्चयवाद का पिता या जनक कौन है। तो स्थिति आती है, इसका जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। स्थिति देखिए, संस्थापक कौन हुआ? फ्रेडरिक रेडजेल। तो 3 कंडीशन यहाँ तक हम क्लियर करते हैं कि निश्चयवाद के उपनाम कौन कौन से हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद। दूसरी स्थिति आती है कि निश्चयवाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी? जर्मनी में, इसलिए इसको नाम दिया जाता है जर्मन विचारधारा। तीसरी कंडीशन पर चलते हैं कि निश्चयवाद का संस्थापक या पिता या जनक कौन है। तो स्थिति निकल के सामने आती है फ्रेडरिक रेडजेल। इसकी स्थिति में देखिए, थोड़ा सा यहाँ से मिटाना पड़ेगा, इसलिए याद रखना मानव भूगोल के विकास में कौन कौन सी विचारधाराएं की उत्पत्ति हुई थी? निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अब इस स्थिति को
हम आगे करते हैं इस वाली कंडीशन पे। फिर बात आती है कि नियतिवाद या निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को थोड़े बताया था कि दो शब्द याद रखने हैं। एक याद रखना है प्रकृति, या इसी को बोल सकते हैं प्राकृतिक शक्तियां। इसी कंडीशन को नाम दिया जा सकता है। और अगर बात करेंगे तो भौगोलिक शक्तियां। इन तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, ये इसको हम नंबर 1 दें, तो दूसरी कंडीशन पर आता है मानव या मानवीय क्रियाएं। इन दोनों में से कोई से शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो पहली कंडीशन, इसके बारे में इसका रिलेशन जोड़ना है। जब पहले रखेंगे तो इसको ऊपर रखना है, बाद में इसका संबंध जोड़ना है। जब हम संभववाद के बारे में बात करेंगे तो इसको ऊपर रखना है, ये याद रखना है। तो देखिए कंडीशनों में कि निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो बताओ कि वह विचारधारा जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों को सर्वशक्तिमान माना जाता है और मनुष्य को या मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाद। तो एक बार दोबारा से देखना, वह विचारधारा जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों को सर्वशक्तिमान या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्य या मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाद। उसके बाद ये स्थिति आप लोगों के निश्चयवाद के बारे में कंप्लीट होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। मैं मानता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इतना याद रखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे या जैसा भी लगे तो आप लोगों को इस वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना है। ओके, फिर स्थिति आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। फिर बात आती है नंबर 2 विचारधारा है आपकी संभववाद। तो कल स्थिति हम लोगों ने संभववाद के बारे में पढ़ी थी। तो देखिए, तो स्थिति में पहली कंडीशन जो निकल के आती है नंबर 1 कि संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति या विद्वान कौन थे। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति या विद्वान कौन थे? फैब्रे। याद रखना है, कौन थे? फैब्रे। ये स्थिति याद रखनी है। कौन हुए? फैब्रे। उसके बाद स्थिति आती है कि संभववाद की नींव किसने रखी, या संभववाद का संस्थापक कौन है, या संभववाद का पिता या जनक कौन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन हुआ? बिडाल डी ला ब्लाश। जो बिडाल डी ला ब्लाश थे वो कौन से देश के रहने वाले थे? तो मैंने बताया था फ्रांस के थे। इसलिए स्थिति आती है कि संभववाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी? फ्रांस में। संभववाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई थी? फ्रांस में। इसलिए इसको नाम दिया जाता है फ्रांसीसी विचारधारा। जैसे हम लोग भारत के रहने वाले हैं इसलिए हम लोगों को भारतीय कहा जाता है, इसी प्रकार फ्रांस के रहने वाले लोगों को नाम दिया जाता है फ्रांसीसी।
फिर स्थिति आती है, यही से देखिए, यहां की कंडीशन पे आते हैं। अब बात आती है कि संभववाद कहते किसको हैं। तो मैंने कहा था उस वाली कंडीशन में कि मानव को पहले रखना है, तो वह विचारधारा जो कि मनुष्य को या मानव को सर्वशक्तिमान मानती है और मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानती है। उसमें मानती है निश्चयवाद में, इसमें नहीं मानती है। तो वह विचारधारा जो कि मनुष्य को सर्वशक्तिमान मानती है या मनुष्य या मानवीय क्रियाओं को सर्वशक्तिमान मानती है, उस और मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानती है, उसको क्या कहेंगे? संभववाद। बात समझ में आई? तो देखिए मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं। वह विचारधारा जो कि मनुष्य या मानवीय क्रियाओं को सर्वशक्तिमान मानती है और मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानती है, उसको क्या कहेंगे आप? संभववाद। अब स्थिति आती है कि यहाँ से एक प्रश्न और निकल के सामने आता है कि मानव भूगोल का विकास सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ था। याद रखना कि मानव भूगोल का विकास सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ था। तो जो विचारधारा मानवीय क्रियाओं का समर्थन करती है, मनुष्य को का समर्थन करती है, तो सीधा सीधा समझ जाना कि उस विचारधारा की उत्पत्ति जिस देश में हुई थी, उसी देश में मानव भूगोल का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो देखिए संभववाद की उत्पत्ति कहाँ पर बताई थी, हम लोग पढ़ी थी हम लोगों ने, फ्रांस में। तो याद रखना है कि मानव भूगोल का सबसे ज़्यादा जो विकास किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था? फ्रांस में। स्थिति ध्यान रखना कि मानव भूगोल का विकास सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ? देश में। तो आपको यह बताना है किस देश में हुआ था? फ्रांस में। ठीक है। उसके बाद हम तीसरी विचारधारा के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करना। सबसे पहले बात आती है कि संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति या विद्वान कौन थे? फैब्रे। संभववाद की नींव किसने रखी थी या संभववाद का संस्थापक कौन है? विडाल डी लाप्लास। यहीं पर याद रखना है विडाल डी लाप्लास का संबंध या विडाल डी लाप्लास कौन से देश का निवासी था? फ्रांस का। फिर स्थिति आती है संभववाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई? फ्रांस में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी विचारधारा। फिर स्थिति आती है संभववाद किसे कहते हैं? वह विचारधारा जो कि मनुष्य या मानवीय क्रियाओं को सर्वशक्तिमान मानती है और मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं मानती है, उसको संभववाद कहते हैं। यहीं पर स्थिति पे कि मानव भूगोल का सबसे ज़्यादा विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस में। उसके बाद तीसरी विचारधारा की फिर चलते हैं। समझ में आया ना? तीसरी विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद, या इसी को कह सकते हैं नव नियतिवाद। ठीक है, नव निश्चयवाद कह सकते हो इसी को, या नव नियतिवाद। पहले सबसे स्थिति आती है उपनाम
कि नवनिश्चयवाद या नियतिवाद के उपनाम कौन कौन से हैं। तो पेपर की दृष्टि से भी याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट विचारधारा है। तो इसके जो भी चीज़ें हैं इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रटना है, एग्जाम तक याद रखना है। तो देखिए इसके उपनाम, तो नंबर 1 इसका उपनाम है रुको जाओ। दूसरा इसका उपनाम है वैज्ञानिक निश्चयवाद। वैज्ञानिक निश्चयवाद। फिर स्थिति आती है कि नवनिश्चयवाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई, देश का नाम बताना है। उत्पत्ति कौन से देश में हुई, तो बताओगे अमेरिका में। कौन से में हुई, अमेरिका में। फिर तीसरी स्थिति आती है कि नवनिश्चयवाद या नियतिवाद का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कौन से देश का निवासी था, यहीं पे निवासी। तो मैंने कल बताया था कौन से देश का रहने वाला था, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। परिस्थिति आती है कि नवनियतिवाद की तुलना कि नवनियतिवाद की तुलना किससे की गई है। तो देखिए नवनियतिवाद की या नवनिश्चयवाद की तुलना एक ट्रैफिक चौराहे से की गई है। कि नवनियतिवाद की तुलना किससे की गई है, एक ट्रैफिक चौराहे से की गई है। अब क्यों की गई है, तो देखिए उसको बताने से पहले नवनिश्चयवाद या नियतिवाद किसे कहते हैं इस पर विचार करेंगे, फिर जा करके इस कंडीशन पर आएंगे। फिर बात देखिए कि नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं। तो हम लोग दोनों विचारधाराओं में पढ़ा था कि निश्चयवाद किसका समर्थन करती है, प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों का समर्थन करती है, श्रेष्ठ मानती है। दूसरी संभाववादी विचारधारा में हमने क्या पढ़ा था कि वह मनुष्य को या मानवीय क्रियाओं को सर्वशक्तिमान मानती है। ये जो तीसरी विचारधारा है, जब इन दोनों निश्चयवाद में और संभाववाद में जब आपस में विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस विवाद को शांत करने के लिए ये तीसरी विचारधारा की उत्पत्ति हुई थी, नवनिश्चयवाद की। तो इस विचारधारा ने उन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया था। अब सामंजस्य जब स्थापित किया तो उसने कहा था कि ना तो प्रकृति श्रेष्ठ है, ना मनुष्य श्रेष्ठ है, बल्कि कुछ समझौता हुआ। तो क्या हुआ कि वह विचारधारा जो कि प्राकृतिक शक्तियों और प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं को कोई सी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह विचारधारा जो कि प्राकृतिक शक्तियों और मनुष्य दोनों को सर्वशक्तिमान नहीं मानती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसको नवनिश्चयवाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ स्थिति पे वह विचारधारा जो कि प्रकृति व मनुष्य, ये थोड़ा ठीक रहेगा, प्रकृति व मनुष्य दोनों को सर्वशक्तिमान नहीं मानती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसको क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद। थोड़ा देख लेना, वह विचारधारा जो कि प्रकृति व मनुष्य दोनों को सर्वशक्तिमान नहीं मानती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसको नवनिश्चयवाद कहते हैं। अब बात आती है इस विचारधारा की तुलना एक ट्रैफिक चौराहे से क्यों की गई है।
तो देखिए, जो शहर होते हैं उनमें एक चौराहा होता है, उस चौराहे पर चारों तरफ से जो रास्ता आते हैं उस पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है। जब हम लोग जाते हैं इधर से तो उस पर बत्तियां लगी होती हैं, तो उसकी स्थिति आएगी 3 बत्तियां लगी होती हैं। अब 3 जो बत्ती होती हैं चौराहे पर, स्थिति देखना, 3 बत्ती लगी होती है। नंबर 1 लाल, नंबर 2 पीली, नंबर 3 हरी। ये 3 प्रकार की बत्ती लगी होती है। जो लाल बत्ती संकेत होती है वो रुकने का होती है, हरी बत्ती जो होती है वो जाने का होती है। जब हम जाते हैं उस चौराहे को पार करते हैं, जब तक वो लाल बत्ती नहीं जलती है तब तक तो हरी और लाल दोनों बत्तियों के जो बीच का जो समय अंतराल होता है उस समय एक बत्ती और जलती है। वो कौन सी जलती है? पीली। जो पीली होती बत्ती होती है, इसको एक और नाम देते हैं एम्बर, एम्बर बत्ती, एम्बर बत्ती, याद रखना है। तो लाल का मतलब होता है रुको, हरी का मतलब होता है जाओ, और पीली का मतलब होता है लाल व हरी, लाल व हरी बत्तियों के बीच का समय अंतराल, लाल व हरी बत्तियों के बीच का समय अंतराल कौन सी स्थिति पे आती है? पीली या एम्बर बत्ती का। अब स्थिति में बात क्या होगी? इसकी तुलना एक ट्रैफिक चौराहे से क्यों की गई है? क्यों की गई है? तो देखिए, जैसे ही लाल बत्ती जलती है हम रुक जाते हैं। ट्रैफिक चौराहे पर जो पुलिस वाला खड़ा होता है वो हम लोगों को इशारा भी कर देता है, या कभी कभी ये बत्तियां ही लगी होती हैं। जब तक हरी बत्ती नहीं जलेगी तब तक हम लोग चौराहे को पार नहीं कर सकते। अगर हमने उससे पहले पार करने की कोशिश की तो हमारा जो बाइक है या व्हीकल है उसका चालान कट जाएगा। तो हमने किसका उल्लंघन किया? ट्रैफिक चौराहे के नियमों का उल्लंघन किया। उसी प्रकार जब हरी बत्ती चलती है तब हम लोग निकल के जाते हैं। इसी प्रकार यदि हमने ट्रैफिक चौराहे के नियमों का पालन किया तो हम अपने निश्चित स्थान पर जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार ये विचारधारा क्या कहती है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य ने प्रकृति के जो नियम बनाए हैं, अगर उन नियमों का वो पालन करता है और पालन करते हुए निश्चित स्थान पर जो सफलता काम करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता, तो वो आसानी से वो काम कर लेगा। यदि उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया तो जब उल्लंघन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी। तो सजा मिल जाती। जैसे अगर मान लो हमें एक ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए यदि हमने ग्रीष्मकाल का टाइम चुना तो हम ऊंचे पर्वतों पर आसानी से चढ़ जाएंगे। लेकिन यदि हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया कि हम शीतकाल के समय, सर्दियों के टाइम पर यदि हम ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो आप जानते हो जब शीतकाल होगा, जब टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या हो जाती है? बर्फबारी। जब बर्फबारी होगी तो हम ऊंचे स्थानों पर आसानी से नहीं चढ़ सकते। इसी प्रकार ग्रीष्मकाल होता है, या जैसे इस समय चल रहा वर्षा काल है, वर्षा के टाइम है। अगर हम लोगों को पता है अगर बादल छाए हुए हैं और अगर बादल छाते समय अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमने प्रकृति के नियमों का क्या कर दिया? उल्लंघन। तो बरसात हो सकती है, हम भीग सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का पालन किया तो हम प्रकृति पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? विजय। वही कौन सी हो गई? नवनिश्चयवाद। तो देखिए, नवनिश्चयवाद को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है? नंबर 1 रुको जाओ, दूसरा नाम आता है वैज्ञानिक निश्चयवाद। नवनियतिवाद की या नवनिश्चयवाद की उत्पत्ति कौन से देश में हुई? अमेरिका में। नवनिश्चयवाद का संस्थापक या जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वो कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का। नवनिश्चयवाद की तुलना किससे की गई? एक ट्रैफिक चौराहे से की गई। नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं? वह विचारधारा जो कि प्रकृति एवं मनुष्य दोनों को सर्वशक्तिमान नहीं मानती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद। एक ट्रैफिक चौराहे पर कितने प्रकार की बत्तियां लगी होती हैं? 3 प्रकार की बत्तियां लगी होती हैं। नंबर 1 लाल,
नंबर 2 पीली, नंबर 3 हरी। लाल का मतलब होता है रुको, पीली को दूसरा नाम दिया जाता है एम्बर। तो पीली या एम्बर बत्ती का अर्थ क्या होता है? लाल व हरी बत्तियों के बीच का समय अंतराल। इसको याद रखना है, लाल व हरी बत्तियों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो उस समय पीली बत्ती होती है, और हरी का मतलब होता है जाओ। इसलिए इस विचारधारा को नाम दिया जाता है रुको जाओ। तो ये आपकी तीनों जो विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। पर हम आगे बात करते हैं। देखिए, फिर दो कंडीशनें हैं, यहीं पर हम क्लियर करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति। दूसरी स्थिति में मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा आगे और डिटेल से आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट से आना, जो प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आने लायक है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताएंगे। तो पहली बात आती है कि मानव भूगोल की प्रकृति, दूसरा है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, इसकी कंडीशन तो ये है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसकी स्थिति आती है उसका अध्ययन क्षेत्र। अब बात है मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब क्या है? तो इसमें तो एरिया को शामिल किया जाता है, और उस एरिया में मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो किसकी स्थिति हमारा मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तो देखिए, मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसमें एक नाम पड़े याद रखना है, जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स, क्या नाम है? जीन ब्रुन्स। तो स्थिति आती है कि जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में क्या कहा था, या जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की प्रकृति को किस प्रकार से समझाया? उन्होंने कुछ विषयों को आधार माना और फिर उनको आधार मान करके उन्होंने मानव भूगोल की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया। जैसे हम कुछ स्थिति में देखते हैं, संबंध जोड़ा है अर्थशास्त्र, दूसरी स्थिति पे वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, तीसरी कंड एक मिनट, जीन ब्रुन्स। नंबर 1 अर्थशास्त्र, नंबर 2 वनस्पति शास्त्र, नंबर 3 भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, नंबर 4 मानवाचार विज्ञान, नंबर 5 इतिहास, और नंबर 6 पे अपना भूगोल। तो देखिए, ये जो विषय थे, इन विषयों का संबंध जीन ब्रुन्स ने किसी न किसी चीज़ में, जिसमें उसमें इन विषयों में जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उससे जोड़ करके मानव भूगोल की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया। देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध, ये याद रखना है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? कीमतों से, कीमतों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होता है? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध होता है चट्टानों से। मानवाचार विज्ञान का संबंध होता है जातियों से, जातियों से।
इतिहास का संबंध होता है समय से। इसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होता है? स्थान। तो देखिए, तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जीन ब्रुन्स ने किस प्रकार से विचार दिए कि मानव भूगोल की प्रकृति जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से, इतिहास का संबंध समय से, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान होता है जिसमें कहाँ और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार किसने कहा था? जीन ब्रुन्स ने। कैसे? अब जैसे कोई भी चीज़ है तो पहले दिमाग में आती है कि ये कोई मान लो खनिज के बारे में बात आ गई तो पहले कहाँ है, कहाँ, फिर बात अभी वहीं पर क्यों है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है मानव भूगोल की प्रकृति में। किसके अंदर? भूगोल में। तो एक बार देखना कि मानव भूगोल की प्रकृति जीन ब्रुन्स के अनुसार कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से, इतिहास का संबंध समय से, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान होता है जिसमें कहाँ और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए ही इतना ही। इससे आगे हम लोग दूसरी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में या उसके उपक्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।